बात को शुरू करते हैं। आज हम लोग का ये एक सेक्शन ब्रेक का पॉइंट है। हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ जाना है, एक बार ये देख लिया जाए। इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो हमारा कुछ इस फ्लो में चलने वाला है। सबसे पहले तो हमारे पास शुरुआत जो किए थे वहाँ पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक थ्योरेटिक्स है, ये सब चीज जाने थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझे थे। मार्केट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेस क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सभी चीजें। उसके बाद हम लोग क्या समझे कि जब इकोनॉमी के इतने फंडामेंटल फीचर्स को समझ रहे हैं तो आए कि देखो अब देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसा दिखता है। तो इंडियन इकोनॉमी कैसा दिखता है कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर में ट्रांजैक्शंस का ग्रुप है, ए बी को, बी सी को, सी डी को, इन सब के बीच में लगातार ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का कंडीशन जो है वो आते रहता है, बिजनेस साइकिल चलते रहता है। फिर यहां से बात हुई कि इसको कंट्रोल करने के लिए दो कंट्रोलर्स होते हैं। तो हम लोग अगले सेक्शन में चले गए, कंट्रोलर्स ऑफ इकोनॉमी। उसके अंदर में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देखे, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखे, फिस्कल पॉलिसी देखे, और फिस्कल पॉलिसी को देखते हुए टैक्स पॉलिसी, बजट पॉलिसी, और लास्ट में हम लोग सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन देखे, क्योंकि दो जगह पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है। ठीक है, आज यहां से जो है सो हम तीसरे सेक्शन में जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने इकोनॉमी से बस एक रूडिमेंट्री परिचय लिया है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी को देख लिया, हमने फिस्कल पॉलिसी को देख लिया। अब यहां से बढ़ते हुए हमारा स्कोप है कि अब हम इकोनॉमी को पढ़ने समझने वाले हैं। इकोनॉमी को समझें उससे पहले हमको थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट्स और चाहिए, जिनको हम लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बीच का ये वाला स्टेज जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स असल में हमको तैयार करेगा कि इन कॉन्सेप्ट को लेकर के फिर हम इंडियन इकोनॉमी को देखने चलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसा दिखता है, और फर्दर डाउन जाएंगे। इस सेक्शन के अंदर में क्या क्या टॉपिक आपके पास पड़ता है। पहला तो कि आज जिसको हम शुरू करेंगे ये थोड़ा लंबा जाएगा, वो है मनी का हमारा थ्रेड। मनी क्या है, उसके साथ थ्योरेटिकल क्या है। उसके बाद हम लोग जो है सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे आएंगे। इन्फ्लेशन और मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी, ये थोड़े लेटर फेज के डिस्कशन है, वो बाद के समय ज्यादा सुटेबल रहेगा। लेटर ग्राउंड में हम लोग इसको देखेंगे। आज बात शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा मनी। नाउ मनी क्या है? मनी बचपन से हाथ में पकड़ाया जा रहा है, जेब में डाला जा रहा है। बचपन से छोटे बच्चे से हम जानते हैं कि वो कुछ खास है, वो कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज समथिंग टू हैव, है ना। लेकिन ट्रेजिकली स्थिति ये है कि इंडियन सोसाइटी, और सिर्फ इंडियन सोसाइटी को हम नहीं कहेंगे, कई जो हैं सो ग्लोबल सोसाइटीज में भी मनी के बारे में बात करना जो है वो थोड़ा सा सोशली अनअक्सेप्टेबल माना जाता है। लोगों के मन में ये एक मेंटालिटी है कि भाई मनी के ऊपर वी विल नॉट टॉक। हम जो है सो कितना पैसा तुम कमा रहे हो, तुम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो, कोई किसी से नहीं बात करेगा। ये जो है सो एक सोशल तब्बू है। नो डाउट कि हमारे पास आउटकम क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं who don't understand money and who don't know how to manage money. Most people mismanage money. यही कारण है कि अमीर जो होते हैं वो कम होते हैं, गरीब जो होते हैं ज्यादा होते हैं। एक प्राइमल रीजन ये है कि ये तो मनी जो इतना एसेंशियल चीज है, हमारे पास हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पुरुषार्थ समझेंगे कि जीवन के उद्देश्य क्या है। उसमें अर्थ एक उद्देश्य है। इकोनॉमिक नेसेसिटीज, हमारे पास जो भौतिक सुविधाएं चाहिए होंगी वो चीज एक हमको एक अक्वायर करना होता है, दैट इज वन ऑफ द लाइफ ऑब्जेक्टिव। ये लाइफ के क्वालिटी पे इतना डीपर इम्पैक्ट रखता है। मनी का होना और नहीं होने के बीच में जिंदगी के क्वालिटी, आप कैसे जी रहे हैं, आपका परिवार कैसा है, बीमारियों के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो इतना कोर टॉपिक होते हुए भी सोसाइटी का इसको इतना सप्रेस्ड रूप में इसके ऊपर में बात करना, दैट इज वेरी रॉन्ग। और इसका आउटकम ये होता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड मनी। वी शुड बी एबल टू ओपनली टॉक अबाउट मनी। और ये जो है सो एक फैमिली में, घर के अंदर ये खुली बात होनी चाहिए। इससे क्या है कि पीपल जो निकलेंगे दे नो मोर अबाउट मनी एंड दे नो बेटर अबाउट हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको मनी को मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन जो है वो मनी के ऊपर है। इसका यूटिलिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के जो है सो मेजर क्वेश्चंस जो है वो इस इलाके से गिरेंगे। उसके अलावा जो है सो ये ओवरलैप करता है साइंस एंड टेक के एक सेक्शन पे जो कि फिनटेक है, तो उसके ऊपर भी ओवरलैप करता है। और दूसरी बात क्या है कि ये प्रैक्टिकल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप नौकरी करना चाह रहे हैं, आप पैसे कमाना चाह रहे हैं, दैट इज वन ऑफ योर गोल्स, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दैट।
हम जितना समझते हैं मनी इज मोर देन दैट, इसके कई डायमेंशंस हैं। लेट्स टैकल देम वन बाय वन। पहला चीज, व्हाट इज मनी? मनी क्या है? मनी इज अ कंप्लीटली मेड अप मेंटल कंस्ट्रक्ट। वो एक कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो एक दिमाग का आइडिया है। तो मनी किसको कहते हैं? मनी एक कॉन्सेंसस ड्रिवन आइडिया है, जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपुल अगर किसी एक कॉमन चीज को वैल्यू के साथ एसोसिएट करें, वो उस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करें, तो वो चीज मनी बन सकता है ना। जैसे कि हम लोग ये जो एग्जांपल हमारे पॉलिटी समझाने के लिए या इकोनॉमी समझाने के लिए हम जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो क्या है कि एक टापू पे जो है सो हम जाके फंस गए। तो यानी कि हम उसमें क्या इम्युलेट कर पा रहे हैं कि एक नया नया बना हुआ सोसाइटी जो तुरंत एग्जिस्टेंस में आएगा, उसमें हम देखेंगे कि दो चीजें तुरंत भर में आ जाएंगी। एक चीज तो कि उसमें एक पॉलिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक इकोनॉमी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इकोनॉमी का बनना एक सोशल फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है। जैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे तो इकोनॉमी बन जाएगा। इकोनॉमी में मनीज जो है वो अलग अलग रूप ले सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में जो पहले बात की है, वो मनी हमने नारियल को बना दिया था, है ना, कि एक आइलैंड पे जो है 100 किलो आलू है और 1000 नारियल मिले, तो हमने नारियल को मनी बना दिया। तो वो मनी कुछ भी बनाया जा सकता है, उसके लिए तीन चीजें होनी चाहिए। किसी भी चीज को मनी बना सकते हैं। वी कैन बल्कि हम तो ये कहेंगे कि किसी आवाज को मनी बना सकते हैं, नॉन फिजिकल चीजों को हम मनी बना सकते हैं। मनी बनने के लिए किसी भी चीज के लिए तीन चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए? यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि हर कोई मानता है कि ये मनी है। जहां लोग मानने नहीं लगेंगे कि हाँ ये मनी है, मनी उस दिन से मनी नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज, इट मस्ट बी अ स्कार्स रिसोर्स, यानी कि वो एक ऐसा रिसोर्स ही हो सकता है जो कि लिमिटेड है। अगर हम आम के पत्ते को मनी बना देंगे तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि आम के पत्ते ढेरों हैं और वो अनलिमिटेड हो जाता है। और तीसरा चीज क्या है कि ऑलवेज इन डिमांड, यानी कि ये वैसा चीज होना चाहिए जिसको लेने से कोई कभी मना नहीं करे, यानी कि एवरीबॉडी वांट्स मनी। अभी के समय हमको जो है सो रसगुल्ला खाने का मन नहीं है। रसगुल्ला क्यों मनी नहीं हो सकता है? क्योंकि नॉट एवरीबॉडी एट एवरी टाइम डिजायर्स रसगुल्ला, है ना। तो मनी कैसा चीज हो सकता है जो हर समय लोगों को चाहिए और चाहिए ही चाहिए, वो लेने से मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स जहां आएंगे, उसी के साथ हमारे पास मनी का कंस्ट्रक्ट बन जाता है। मनी को समझाने का बेहतर तरीका क्या है कि हम देखें कि इकोनॉमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और मनी आया कैसे। देखो, जो शुरुआती अर्ली जो इकोनॉमीज होंगे वो मनीलेस इकोनॉमी होंगे। अब मनीलेस इकोनॉमी कैसा दिखता है कि वो बार्टर सिस्टम के ऊपर काम करता है। बार्टर सिस्टम कहने का मतलब है हमारे पास कुछ सामान है, तुम्हारे पास कुछ सामान है, हम अपना सामान तुमको दे देंगे, तुम अपना सामान हमको दे दोगे, ठीक है। तुम्हारे पास टमाटर ज्यादा है, मेरे पास आलू ज्यादा है, आलू तुम ले लो, टमाटर हम ले ले, दोनों के घर में सब्जी बन जाएगा, है ना। तो बार्टर सिस्टम ऐसा काम करता था। अब बार्टर सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। बार्टर सिस्टम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इट रिलाइज ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन तभी होगा जब दोनों के रिक्वायरमेंट्स मैच कर रहे हो। यानी कि हमारे पास आलू है, हमको टमाटर चाहिए, तुम्हारे पास टमाटर है लेकिन तुमको आलू नहीं चाहिए, क्या ट्रेड होगा? नहीं होगा। ट्रेड सिर्फ तब होगा जब हमारे पास आलू है, हमको टमाटर चाहिए, तुम्हारे पास टमाटर है, हम तुमको आलू चाहिए, दोनों के जब वांट्स एक साथ कोइंसाइड करेंगे तो ही होगा। तो यानी कि हम क्या देखेंगे कि असल में इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो हो सकता था वो नहीं हो पाया है क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो मनीलेस सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम है, उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फेयरली लिमिटेड है। अब सॉल्यूशन के रूप में, और मनी का एवोल्यूशन हैज ऑलवेज बीन ऑफ अ सॉल्यूशन। हर जो अगला मनी टाइप आया है वो असल में पिछले मनी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको टैकल करता है, उसके ऊपर बिल्ड करता है। और ये एवोल्यूशन जो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ वो आज के क्रिप्टो करेंसी तक जा रहा है। हम लोग इस पूरे थ्रेड को एनालाइज करेंगे कि हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, कहां से आया था और कहां पे आया। तो जो फर्स्ट जो हमारे पास मनी का कंस्ट्रक्ट आएगा वो इस रूप में आएगा कि वो एक ट्रांजैक्शन को दो इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन में तोड़ दे रहा है। देखो, ए के पास पोटैटो है, टोमेटो नहीं है, बी के पास टोमेटो है, पोटैटो नहीं है ना। अब ऐसे तो बार्टर सिस्टम में इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन तभी होगा जब इनके वांट्स और नीड्स
ऐसे समय में तो ट्रांजैक्शन तभी होगा जब इनके वांट्स और नीड्स मैच करेंगे। हम क्या करें कि बीच में एक इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन लेके आ जाएं, सी के पास कुछ ऐसा है जो कि यूनिवर्सली चाहिए। आखिर मनी का क्वालिटी क्या है कि दोनों को चाहिए और हमेशा चाहिए, कभी वो लेने से मना नहीं करेगा। तो इसके पास से क्या है कि पोटैटो लेकर के मनी दे दिए और इसके पास जो है सो मनी पोटैटो दे करके मनी ले लिए। तो ये एक अधूरा ट्रांजैक्शन जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं हो पा रहा था, वो बीच में उस एक ट्रांजैक्शन को दो ट्रांजैक्शन में तोड़ के हमने एक फैसिलिटेट किया ट्रांजैक्शन को। तो दिस वाज अ मेजर अचीवमेंट कि हमारे पास मनी वाले आए, और मनी वाले इकोनॉमीज के बाद से जो शुरू हुआ वो तो फिर मनी जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो कई चीज देगा। और मनी ओवर द पीरियड इवॉल्व किया। मनी सिर्फ एक आइडिया है, कभी मनी ऐसा दिखता है, कभी मनी वैसा दिखता है। मनी के जो है सो कई रूप बदले। ये एवोल्यूशन कैसे होगा? जो फर्स्ट टाइप के मनी आने वाले हैं वो कमोडिटी मनी होने वाले हैं। कमोडिटी मनी मतलब कि ये कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स हैं जिनको हम मनी के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करो कि कमोडिटी मनी में कई बार इतिहास में क्या हुआ कि कोकोआ बीन्स को जो है वो मनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये जो कॉफी के बीन्स, चॉकलेट के जो बीन्स होते हैं उनको मनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। हर कोई चाह रहा है तो वो हो जा रहा है। हम जो है सो एक इलाके में एक बार जो है सो एक फूल को, लिली के फूल को जो है सो मनी के रूप में किया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक बार कीड़ा लगा और पूरा इकोनॉमी साफ। तो एक अलग तरीके का प्रॉब्लम था। तुम देखो कि कमोडिटी मनी का दूसरा एग्जांपल तुमको देखने को मिलेगा जेल्स में या फिर तुम्हारे वार कैंप्स में। वहां पे अंदर में सिगरेट मिलना बड़ा मुश्किल है, तो कोई अंदर में सिगरेट अगर लेकर के आ गया तो वो डिफैक्टो मनी के रूप में काम कर रहा है। 2 सिगरेट के बदले हमारा कपड़ा धो दोगे या हमारा ये काम कर दोगे। एक अनऑफिशियल ट्रेड जो है वो अंदर में चल रहा है कमोडिटी मनी के आधार पे, ठीक है ना। तो इंडिया में भी जो तुम्हारे पास कल्चरल रेफरेंसेस तुमको मिलते हैं कि 2 कौड़ी का नहीं है, कौड़ी असल में एक फिजिकल सीपीयू के हुआ करते थे, समुद्र किनारे मिला करते थे। तो वो आइडेंटिफाइबल एक गुड्स था जिसको मनी के रूप में इस्तेमाल किए। यूरोप में जो है सो टोबैको लीव्स को मनी के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है अलग अलग गुड्स थे जिनको हम मनी के रूप में यूज कर रहे हैं, राइट। चलो, कमोडिटी मनी का आना, इसने बार्टर सिस्टम के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज ले आया कि पहले तो वो ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं रहे थे, अब तो ट्रांजैक्शंस होने लगे। लेकिन कमोडिटी मनी के साथ में, कमोडिटी मनी के साथ में हम क्या देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स क्या क्या है कमोडिटी मनी के साथ? पहला प्रॉब्लम तो ये है कि फिजिकली डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि लिली खत्म हो गया तो वो जो है सो चला गया। दूसरा चीज कमोडिटी मनी के साथ क्या है कि चूंकि कमोडिटी है, इस चलते उसका स्टोरेज फिजिकल स्पेस लेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पॉसिबल नहीं है। सोचो कि मनी अगर टमाटर के रूप में है तो कितना अमीर बनोगे। अरे भाई, घर में इतना ही जगह है, कितना टमाटर रख सकते हो। करोड़पति आज जैसे जेफ बेजोस हैं, वैसे टमाटर में तुम जेफ बेजोस तो नहीं ना बन पाओगे। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को नहीं करता है। दूसरा बात क्या है कि वो इसके साथ जो है कुछ और भी इश्यूज हैं, बल्कि टू कैरी है, इसका थेफ्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन इसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी थे। एडवांटेज क्या था कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू कवर का ये कैरी करता है। इसका मतलब कि वो मनी के रूप में काम करा नहीं करा, वो अपने आप में भी एक वैल्यू रखता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास लेट से कि हम टमाटर को बनाए तो मनी के रूप में चला तो चला, नहीं चला तो जीरो थोड़े हुआ, हम तो पका करके खा सकते हैं ना। तो एक फिजिकल गुड है जिसका कि कंज्यूम किया जा सकता है, तो वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू कवर करता है, ठीक है। असल में शुरुआत में लोगों को इस तरीके की चीज पे विश्वास करें, इसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू डालना जरूरी था, है ना, कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय वहां से आते आते हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे टोकन मनी चलते हैं। तो ये जो 100 रुपए का नोट तुम्हारी जेब में पड़ा है, उस कागज का वैल्यू जो है 100 रुपया नहीं है, ठीक है। तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं करता है। तो एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में होगा, जहां शुरुआत वाले जो होंगे वो फुल बॉडी करेंसी होंगे, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कवर करेंगे, कैरी करेंगे। और लेटर वाले जो हमको देखने वाले हैं वो जो है सो टोकन मनी होने वाले हैं, वो सिंबॉलिक होंगे, उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो कमोडिटी मनी के साथ ये प्रॉब्लम। अब कमोडिटी मनी के साथ जब ये प्रॉब्लम आता है तो हम क्या देखेंगे कि हमको दूसरे टाइप के मनी में जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे टाइप के मनी में जाने से पहले हम लोग एक चीज समझे कि मनी के साथ जुड़ा हुआ 2 प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी मनी का ये है जिसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मनी को हम क्या छोटे यूनिट्स में बांट सकते हैं, क्या हम खुदरा कर सकते हैं।
हमारे पास जो 100 रुपए का नोट है उसको जो है सो दो 50 रुपए के नोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, 10 रुपए का नोट है उसको दो 5 के सिक्कों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मनी में जो है डिविजिबिलिटी है, ठीक है ना। अब हमको ये बताएं कि कमोडिटी मनी के में डिविजिबिलिटी होगा क्या? एब्सोल्यूट नहीं हम बोल सकते हैं, है ना। कुछ कमोडिटी मनी, लेट से कि हम अगर मेटल को यूज कर रहे हैं, जैसे गोल्ड को यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम को यूज कर रहे हैं, तो वैसे मनी के साथ में डिविजिबिलिटी तो आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम दूसरे जैसे टमाटर वगैरह को ले रहे हैं, अगर मान लो कि हम घोड़ों को मनी बना दिए, ठीक है ना, एक इतिहास के एक समय में महिलाओं को मनी के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो ये जो कमोडिटी मनीज में क्या है, डिविजिबिलिटी नहीं होता है। तो अगर घोड़ा हुआ तो घोड़ा को ऐसा नहीं है कि खुदरा करके दो घोड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो छोटे घोड़े में। तो मनी के साथ, कमोडिटी मनी के साथ एक डिविजिबिलिटी का मामला है। दूसरा मनी का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम फंजिबिलिटी कहते हैं। फंजिबिलिटी का मतलब होता है रिप्लेसेबिलिटी, यानी कि तुम्हारे जेब में जो 100 रुपए का नोट है उसको निकाल करके हम अपना एक दूसरा नोट तुम्हारे 100 रुपए का तुम्हारे जेब में रख दें तो तुमको कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आज के मनी है इसमें फंजिबिलिटी है। एक टाइप के करेंसी को हटा के उसके जगह पे दूसरा करेंसी अगर हम रख दें सेम वैल्यू का, तो नथिंग चेंजेस, कुछ भी बदलता नहीं है ना। एक कमोडिटी मनी के साथ क्या ये फंजिबिलिटी का प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। अगर घोड़े को हम मनी के रूप में यूज कर रहे हैं तो एक घोड़े से दूसरे को कर दें, हो सकता है उससे तेज हो सकता है उससे बीमार हो, उम्र का अंतर हो सकता है। तो कमोडिटी मनी में इन दोनों ही चीजें जो हैं वो नहीं है। अब कमोडिटी मनी से आगे बढ़ने से पहले कुछ पहले वाले चीजों को एक बार देख लो। मनी का यूटिलिटी क्या है, मनी का इस्तेमाल क्या है? देखो, मनी का इस्तेमाल जो है वो दो रूप में हम देखते हैं। एक तो कि प्राइमरी उसके रिक्वायरमेंट्स है, यूटिलिटी है, और दूसरे उसके एक सेकेंडरी यूटिलिटी है। प्राइमरी यूटिलिटी क्या है? मनी का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन करने के मीडियम के रूप में। रुपए दिए, किताब खरीद लिए, रुपए दिए जो है सो ये कर लिए, तो एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल होता है। सबको इससे वाकिफ है, एवरीबॉडी नोज इट। लेकिन इसके और भी यूज है। जैसे दूसरा चीज, ये वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग जैसा कि पहले भी कमेंट कर चुके हैं कि एक प्राइस अलग चीज होता है और एक वैल्यू चीज अलग चीज होता है। वैल्यू क्या चीज है? व्हाट इज वैल्यू? नहीं, आई नीड ए स्पेसिफिक वर्ड। व्हाट इज वैल्यू? यूटिलिटी, ठीक है। उसका, उस चीज का यूटिलिटी कितना ज्यादा है, महत्व कितना ज्यादा है ना। तो यूजुअली तो प्राइस और वैल्यू जो है वो मैच करता है, लेकिन जरूरी नहीं है। एक वैल्यू को नापने के लिए हम मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम कहें कि ये फलाना घर जो है वो 1 करोड़ का है और फलाना घर जो है सो 20 करोड़ का है, तो हम असल में यहाँ क्या कर रहे हैं, मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों के वैल्यू को जज करने के लिए। ठीक है, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है। मनी का इस्तेमाल। सेकेंडरी इसके इस्तेमाल क्या है? मनी का इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। कैसे? देखो, हम जो अगर कहीं पे जाकर के हम काम किए, लेट से कि हम एक लेबर के रूप में काम किए और उसके बाद एक दिन के काम करने के बाद हमको 100 रुपए दिए गए, तो जो मेरी जेब में वो 100 रुपए हैं, असल में वो एक दिन के लेबर को स्टोर करके रखे हुए हैं। अगले किसी दूसरे दिन हम एक दूसरे लेबर को 100 रुपया दे करके उसको वापस निकाल सकते हैं। तो ये जो 100 रुपए का नोट है वो असल में वैल्यू को स्टोर भी कर रहा है। तो हम जैसे किसी के घर में पेंटिंग किए, 1000 रुपया हमको मिला, तो 1000 रुपया में वो पेंटिंग का वैल्यू छुपा हुआ है। हमको इसको फिर से निकाल सकते हैं, तो किसी दूसरे पेंटर को 1000 रुपया देंगे, वो वैल्यू फिर जनरेट कर जाएगा। तो इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर अ वैल्यू। अब ये अगला इसका जो सेकेंडरी काम क्या है कि ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सोचो कि हम एक दिहाड़ी के मजदूर हैं, हमारा परिवार राजस्थान में रहता है, हम यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे किसी दूसरे का खेत जोता, और खेत जोतने के बाद जो हमको पैसा मिला, मान लो कि 100 रुपया हमको पैसा मिला, ये पैसा हमने भेज दिया राजस्थान में अपने घर में, और राजस्थान में मेरे घर वालों ने क्या किया कि इस पैसे को दे करके एक दूसरे आदमी से अपना खेत जोतवा दिया। तो हम क्या कर पाए, यहां से खेत जोतने वाला जो वैल्यू था उसको हम ट्रांसफर कर दिए एक जगह से दूसरे जगह। ये डिफेक्ट तो वही हुआ कि हम वहां पे जाके काम किए, है ना। तो मनी जो है वो इतने फंक्शंस को पूरा करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दैट इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज मोर देन दैट। वो सिर्फ वो चीज नहीं, ठीक है।
राइट। तो मनी क्या है, ये हम लोग एक छोटे से एवोल्यूशनरी साइकिल के अंदर देखें। मनी के कुछ अलग अलग थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात किया। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपरली हम लोग एवोल्यूशन को देखेंगे। हमारे पास कमोडिटी मनी आया है, अब कमोडिटी मनी से आगे अगले मनी आने वाला है। अगला मनी जो हम एवोल्यूशन में देखेंगे वो होने वाले हैं कॉइन्स। हमारे पास सिक्के आएंगे, मेटलिक मनी, ये मेटल से बने हुए सिक्के। देखो, मेटलिक मनी की शुरुआत जो होगी वो एक कमोडिटी मनी के तौर पे ही होगी, यानी कि इनिशियली जो है वो एक मेटल जो है वो कमोडिटी मनी के रूप में काम कर रहा है। लेकिन मेटलिक मनी में बदला क्या, हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, यानी कि 2 रुपए का एक सिक्का, उसमें इतना ग्राम सोना होगा, इतना ग्राम चांदी होगा और उसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो हमने जहां एक कमोडिटी मनी में मेटल्स को अगर स्टैंडर्डाइज किया तो हमारे पास जो निकल करके आया उसको हम कहेंगे मेटलिक मनी, है ना। मेडिवल पीरियड के दौरान में बहुत पॉपुलर होने वाला है। मेटलिक मनी ने कमोडिटी मनी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो सकता है? एक तो कि इसके कारण अब इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बड़े इलाके में ट्रेड पॉसिबल है। कमोडिटी मनी में क्या है कि कमोडिटी मनी एक रीजनल लिमिटेशन रखेगा। तो जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग जो है सो बंगाल वाले इलाके में रहते हैं, तो हम लोग के लिए सबको मछली खाना पसंद है, तो हम मछली को तो कमोडिटी बना सकते हैं मनी के रूप में। लेकिन वो इस इलाके में काम करेगा, एक दूसरे इलाके में सेम कमोडिटी का सेम डिजायरेबिलिटी जरूरी नहीं है कि हो। तो ऐसे केस में हम किसी भी चीज को अगर हम मनी बनाने पे चले तो कमोडिटी में एक लिमिटेशन होगा कि हमारे पास ये वो एक छोटे इलाके में ही हो सकता है जहां इंटरनेशनल ट्रेड या फिर कोई बड़ा हमको करना पड़ा। तो कॉमन एक्सेप्टेंस नहीं है किसी भी कमोडिटी के वैल्यू का, हर कोई कमोडिटी का एक ही वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या इसने बदला कि ये जो पेरिशेबिलिटी था हमारे पास, खराब होने का जो प्रॉपर्टी था कमोडिटी मनी के साथ, वो चीज चला गया। तो जहां पे हम पहले बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक चीजों को भी हम कमोडिटी बना पाते थे, तो अब ये जो मेटलिक मनी है ये उसकी तरह खराब नहीं होगा। टमाटर खराब हो जाएंगे लेकिन ये खराब नहीं होगा। ठीक है, अगला चीज क्या है कि इसका मेटल का लिमिटेड प्रोडक्शन, यानी कि नेचर से मेटल किस रफ्तार से निकल रहा है इसमें कभी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है ना। ऐसा ही चीज हम क्रूड ऑयल के साथ नहीं कह सकते। क्रूड ऑयल डायमंड्स ये कंट्रोल्ड मार्केट है, इसको सेलर्स मार्केट कहते हैं। उन लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन करता है ये डिसाइड करके कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो यानी कि ऑयल को कई बार डेलिबरेटली उन लोग अंडर प्रोड्यूस करेगा मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन मेटल के साथ वैसा नहीं है। मेटल जो है सो थ्रू आउट एक स्टेडी पेस से चल रहा है। तो अगर मान लो कि कल इंडिया में जितना टन जो है सो नया सोना आया था और आज जो नया जितना टन सोना प्रोड्यूस हुआ, इसमें कुछ बहुत वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्शन का साइकिल है। अनलेस आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रामेटिकली रातों रात बदल जाए, या अनलेस कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू अचानक रातों रात बदल जाए जो कि रेट को बढ़ा दे। तो अगर वैसा नहीं होता है, तो वैसा अगर होता भी है तो कुछ 1-2 पॉइंट्स पे होने वाला है। अदर देन दैट मेटल का प्रोडक्शन जो है वो एक स्टेडी रफ्तार से हो रहा है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके बेसिस पे। तो इसके होने ने वो जो उसके लिमिटेड एबिलिटी और वो उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, इस बात को सॉल्व किया। पहले क्या था, टमाटर को अगर हम बनाए हुए हैं तो हम देखिए कि एक सीजन में टमाटर का जो है सो अलग चला गया, दूसरे सीजन में अलग चला गया। एक समय जो है सो मनी का परचेजिंग पावर अलग है, दूसरे समय में मनी का परचेजिंग पावर अलग है ना। अगली बात पे आओ, इसमें फंजिबिलिटी आ गया। चूंकि अब कॉइन्स आ गए ना, तो अब क्या है कि हम एक कॉइन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अगर सेम वैल्यू का दूसरा कॉइन रख देंगे तो नथिंग चेंजेस। ठीक है, तो फंजिबिलिटी जो कि हमारे पास अब तक पहले अवेलेबल नहीं था, वो इसके साथ में आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम्युनिटी से ज्यादा है, फिर भी लिमिटेड है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं आएगा तब तक हम वो मल्टी बिलियनियर जो आज के समय देख रहे हो उस तरीके के बनते हुए नहीं देखेंगे। एक फिजिकल लिमिटेशन होने वाला है कि आप कितना स्टोर करके रखिएगा, कितना आप रख सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज्यादा हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा है, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा क्योंकि इसके प्रोडक्शन में जो है सो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला है। ये इसके साथ एडवांटेज रहा, लेकिन अभी भी इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या है
इट इज स्टिल बल्कि टू कैरी। आपको जो है सो पॉकेट में इतने सारे सिक्के लेके जाने होंगे, आप बाजार जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमको चिल्लर कम से कम दो, क्योंकि जेब भर जा रहा है ना। दूसरा बात क्या है कि इट कैन बी स्टोलन और लॉस्ट, ये भूल सकता है। बल्कि हम देखेंगे क्या कि मेडिवल पीरियड में और खास करके कॉलोनियल पीरियड के दौरान में, या कॉलोनियल से पहले भी, ऐसा कहना सही नहीं होगा, कॉलोनियल से पहले भी जब से सी रूट पे ट्रेड होने लगा है तो वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है उस समुद्र के नीचे डूब गया है। जहाजें डूबती हैं, ये होता है, तो वो सिक्के जो है वो फॉरएवर लॉस्ट, वो चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें डिबेसमेंट हो सकता है। डिबेसमेंट क्या होता है? अब यहां से हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स में आने लगे। एक मिनट, डिबेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि हम अगर मनी के फेस वैल्यू को चेंज किए बगैर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को डाउन कर दें, तो इस प्रोसेस को डिबेसमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो क्या है, इसको एग्जांपल के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझाया जा सकता है। मुगल के मॉनेटरी सिस्टम को समझिए। मुगल काल में मॉनेटरी सिस्टम, और वो एक बड़ी इकोनॉमी थी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी थी, तो जाहिर सी बात है दे मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, है ना। उनका मॉनेटरी सिस्टम, और हम ये कहेंगे कि देखो असल में हिस्ट्री में तुम एक चीज गौर करोगे कि बड़े बड़े राज्य गिर जाते हैं इकोनॉमिक कारण से। द फॉल ऑफ मुगल वाज नॉट अ मिलिट्री फेल्योर और पॉलिटिकल फेल्योर, इट वाज अ इकोनॉमिक फेल्योर। रोम जो गिरा था वो तुम्हारे इस कारण से गिरा था। तो कुछ बड़े जो पॉलिटिक्स गिर रहे हैं उसके पीछे में रीजन जो है वो इम्पैक्ट इकोनॉमिक है, और हम तो देख रहे हैं कि इंडिया का कॉलोनियल हिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक से प्रभावित हो रहा है। तो इकोनॉमी जो है वो बड़ा फैक्टर है। कैसा था, और उनके पास में एक बार उनको डिबेसमेंट करना पड़ा। देखो मुगल के यहाँ जो मॉनेटरी सिस्टम चला करता था वो टोडरमल ने डिजाइन किया था, और ये मनसबदारी सिस्टम कहलाता था। मनसबदारी सिस्टम में क्या है कि कुछ सिक्के हुआ करते थे, इन सिक्कों के कुछ वैल्यू होते थे, और एक खास तरीके का लिक्विडिटी जानबूझ करके पैदा किया जाता था। जैसे एक सिक्का होता था जिसको मुहर कहते थे, वो सोने से बना होता था, वो हायर वैल्यू कैरी करता था। उसके बाद एक रुपया था, शेरशाह सूरी जो है शुरू करेगा रुपया का, जिसको लेकर के आज हम अपने करेंसी को रुपया कहते हैं। रुपया था, ये असल में चांदी का बना हुआ सिक्का था, और इसका वैल्यू जाहिर सी बात है मुहर से कम था। तीसरा जो है सो नीचे में दाम या पैसा हुआ करता था, ये कॉपर के बने हुए थे, और ये इन तीनों सिक्कों में सबसे कम वैल्यू कैरी करते थे। एक इकोनॉमी में मनी सिस्टम के साथ लिक्विडिटी का सही होना जरूरी है। तुमको क्यों लगता है कि हम जो है सो इतने टाइप के नोट निकालते हैं? 5 रुपए का सिक्का निकालते हैं, 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं, 10 रुपए का निकालते हैं, 100 का, 50 का, 500 का, इस तरीके के डिनोमिनेशंस में इतने सारे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये सभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल कर देता है। और एक रिक्वायर्ड, अगर सिर्फ 500 रुपए का नोट चल रहा होता तो कितना मुश्किल होता है ना, हमारे पास सारे डिनोमिनेशंस हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो एक मिक्सचर होना जरूरी है। तो इस मनसबदारी सिस्टम में वैसा ही मिक्सचर था। सर्कुलेशन में कौन करेंसी कितना है दैट वाज कंट्रोल्ड, क्योंकि जो सबसे बड़ा पेमेंट होता था वो पैसा का शुरुआत कैसे हुआ? जब राजा ने किसी को दिया, यानी कि सेना के सैलरीज के रूप में दिया, स्टाफ के सैलरी के रूप में दिया, इस तरीके से इकोनॉमी में नीचे पैसा आया। उनकी फिस्कल पॉलिसी वैसी है। अब ये फिर नीचे में फर्दर ट्रांजेक्ट करेंगे तो ये जो पैसा है वो नीचे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहेगा। तो उन्होंने सर्कुलेशन के लेवल को डिटरमाइन करने के लिए ऐसा किया था कि जो हमारे पास 50% जो पेमेंट होगा वो मुहर में होगा, 25% पेमेंट जो होगा रुपया में होगा, और रेस्ट 25% जो होगा वो दाम में होगा, है ना। तो जो हायर मनी है वो यही कहने का मतलब है कि तुमको अगर मान लो कि हम 1000 रुपया देना है तो एक 500 रुपया का नोट देंगे, दो ठो जो है 200 रुपया का नोट देंगे, 100 रुपया का नोट देंगे, इस तरीके से चलने वाली बात। तो इनका सिस्टम जो है वो काम अच्छा कर रहा था, इट वॉज गुड। और ये अर्ली सिस्टम था, लोग को शासन पे विश्वास था, गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट पे विश्वास ना भी हो तो हमारे पास इसके अंदर में एक रिक्वायर्ड फिक्स अमाउंट का एक मेटल है ना, जिसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो सोने के सिक्के के रूप में चला नहीं चला, हम पिघला लेंगे तो उतना सोना है, तो सोना का तो जो वैल्यू है वो तो रहेगा हमारे पास। तो इस तरीके के सिस्टम पे ट्रस्ट आना आसान बात है, क्योंकि एक इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ में बैक करता है। अब हुआ ये कि औरंगजेब के काल में स्थिति कुछ बदल गई। औरंगजेब का काल ये वो बता रहा है जबकि मुगल इकोनॉमी डाउनफॉल में पड़ने वाली है और धीरे धीरे अल्टीमेटली जो डिक्लाइन के ऊपर जाएगा।
औरंगजेब का काल सैन्य अभियानों का काल था, यानी कि उस समय मल्टीपल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हो रहे हैं, इधर लड़ाई हो रहा है, उधर लड़ाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब सरकार का खर्चा बढ़ गया, उसको ज्यादा सैलरी देना है, उसको ज्यादा आर्म्स प्रोक्योर करना है और ये करना है, लेकिन समस्या क्या है कि मेटल का प्रोडक्शन तो उस रफ्तार से आप बढ़ा नहीं सकते हैं ना, यू कैन नॉट रैंप अप, हम लोग ये बात पहले साबित कर चुके हैं। तो उसने क्या किया कि उसने एक जो सिक्के थे उसका वैल्यू चेंज किए बगैर, फेस वैल्यू हम इसको कहते हैं, जो उस पर लिखा हुआ है कि कितना इसका कीमत है, उसके फेस वैल्यू को चेंज किए बगैर उसने क्या किया, उसमें मेटल के कंटेंट को कम कर दिया ताकि ज्यादा सिक्के हम दे पाएंगे, है ना। इस प्रोसेस को डिबेसमेंट कहते हैं। डिबेसमेंट एक इकोनॉमी के लिए खराब होता है। क्यों खराब होता है? और ये सिर्फ फुल बॉडी मेटल कॉइन के साथ में ही लागू होता है, आज के रुपए के साथ डिबेसमेंट नहीं हो सकता है ना। क्यों खराब होता है? क्योंकि ये ग्रिशम्स लॉ है और वो ये कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो अगर मान लो कि तुमको पता चले कि मार्केट में अब नए वाले सिक्के चल रहे हैं जिसमें 20 ग्राम के बजाय 13 ग्राम ही गोल्ड पड़ा हुआ है, तो तुम सोचोगे कि हमारे पास जो पुराना सिक्का पड़ा हुआ है 20 ग्राम का, इसमें 20 ग्राम गोल्ड है, इसका भी वही कीमत, नया वाला सिक्का जिसका कि 13 ग्राम गोल्ड है उसका भी वही कीमत, ब्रेड खरीदने जाएंगे तो दोनों से बराबर अमाउंट का ब्रेड खरीदेगा, तो हम बेवकूफ हैं कि 20 ग्राम ज्यादा करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि लोग जानबूझ करके घिस घिस करके उस सिक्के में से एक्स्ट्रा मेटल निकाल लेंगे, है ना। गुड मनी जो इकोनॉमी में पहले से था उसको भी ड्राइव आउट कर दिया इस बैड मनी में। तो अब क्या हुआ कि पूरे इकोनॉमी के अंदर में बैड मनी चल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये दिस इज गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट ऑन ट्रस्ट लेवल। और जैसा हमने कहा कि मॉनेटरी सिस्टम, मनी का सिस्टम वो काम क्यों करता है? बिकॉज पीपुल ट्रस्ट इट। अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये डिबेसमेंट उसने किया और डिबेसमेंट के बाद क्या हुआ कि उनका इकोनॉमी में बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग जो है सो इस सिक्कों को छोड़ करके वापस बार्टर सिस्टम पे आ गए कि भाई सिक्कों के ऊपर हमारे पास भरोसा नहीं है। इकोनॉमी रोल बैक कर गया। लोगों का जहां मनी पे से भरोसा हट जाएगा वो वापस बार्टर सिस्टम पे चले जाएंगे, वो फिर से रिलायबल चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से डिबेसमेंट होता है। अब कॉइन्स के स्टडी में आगे बढ़ते हैं। ये कॉइन्स जो उस समय के थे वो इवॉल्व होते होते आज के भी कॉइन्स है। आज के कॉइन्स थोड़े से मात्रा में डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी हम इसको उसी हेड में लेकर के चलेंगे। क्या है कि कॉइन्स अब जो आते हैं ये जो है टोकन कॉइन्स कहलाते हैं। कॉइन्स के दो टाइप होते हैं, एक फुल बॉडी कॉइन और एक टोकन कॉइन। फुल बॉडी कॉइन वैसे कॉइन को कहते हैं जिसका फेस वैल्यू और उसका मेटल का इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो, यानी 20 ग्राम सोने का जो ऐसे वैल्यू हो, सिक्के का भी वही वैल्यू हो। ऐसे पहले चला करते थे। अब उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया कि भाई ऐसे कॉइन लेकर के आए जिसमें कि टोकन हो, यानी कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हो, उसमें केवल फेस वैल्यू। अब देखो लोगों का पहला चीज तो कि एक ट्रस्ट इशू होने वाला है कि आर द पीपल गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका फेलियर हो जाना है। दूसरी बात क्या है ना कि ऐसे सिक्के लाने की जरूरत क्यों थी? क्या लगता है तुमको कि हमको टोकन कॉइन लाने की जरूरत क्यों थी? फुल बॉडी कॉइन ठीक तो चल रहा था, क्या दिक्कत था? डिबेसमेंट तो ये प्रभाव है, कारण क्या है? वो इफेक्ट है, कॉज क्या है? कभी ऐसा सरकमस्टेंस अगर होता है कि आपको इंक्रीज्ड मनी अगर आपको सप्लाई करना पड़े, मनी का आपको मनी प्रिंटिंग करना पड़े, तो ऐसे केस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन रेट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो कभी जैसे युद्ध हुआ और ऐसा हुआ, और एक इकोनॉमी में होता है ना, जैसे कोविड आया तो अचानक गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत थी। अगर उस तरीके वाले कॉइन चला रहे होते तो चाह के नहीं बढ़ा पाते, फिर मजबूर हो जाते डिबेसमेंट करने के लिए, क्योंकि मेटल उतना ही है, और फिर ये लफड़ा चालू हो जाता है ना। तो आ जाता है हमारे पास टोकन। अब टोकन का जो एक्सपेरिमेंट था वो कई जगह पे हुआ। चाइना में हुआ। चाइना में जो टोकन करेंसी का चाओ ने इंट्रोड्यूस किया था वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होने वाला है, यानी पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। उसमें कुबलई खान ने जो है सो कुछ टोकन मनी लगाया था ईरान में, वो भी सक्सेस की कहानी रही। भारत में टोकन मनी लगाने का जो कहानी रहेगा वो असल में बैकफायर कर जाएगा, वो फेल कर जाएगा, ठीक है। देखो भारत में क्या हुआ कि तुगलक, ये जो है हमको तुगलक के समय देखने को मिलता है। तुगलक ने अपना एक सिटी नाम बैठाया था तुगलकाबाद, और उसने क्या किया कि यहाँ पे टोकन करेंसी चलाने की कोशिश की। उसने क्या किया कि तांबे के सिक्के बना दिए और उसका वैल्यू कम था, उसके ऊपर जो है सो मार्क्ड अप फेस वैल्यू लिख दिया और लोगों को कहा कि एक्सेप्ट कीजिए।
बाहर वाले दुनिया में दूसरे कर रहे हैं, यहाँ की लोगों ने माना नहीं। तुगलक वैसे भी बहुत पॉपुलर आदमी नहीं होने वाला है, तुम देखोगे कि पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस भी एक कारण होंगे। और क्या देखोगे कि उसने इतने सारे जो सिक्के सर्कुलेट कराए वो कुछ नहीं चला। चीनी यात्री जब तुगलकाबाद से गुजर रहा है तो वो अपने ये ट्रेवल डायरी में ये लिखता है कि तुगलकाबाद के सड़कें जो हैं वो चांदी ये पीतल के चांदी के सिक्कों से जो है भरे पड़े हुए, कॉपर के कॉइन से भरे पड़े हुए, क्योंकि दे वर एक्चुअली यूजलेस, पीपल उनको यूज करना ही छोड़ दिए। आखिर में तुगलक को प्रॉपर करेंसी ला करके इनको मार्केट से एक्सचेंज करके निकालना पड़ा और वो तुगलकाबाद में ऐसे रोड किनारे बिखरे पड़े रहे। तो दैट वाज एक्सपेरिमेंट जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। ट्रू सेंस में हमारे पास टोकन करेंसी कब से आएगा, जबकि हमारे पास से एक प्रॉपर मैनेज इंडियन इकोनॉमी आएगा, वो मॉडर्न समय की बात है। और वहां पे जो है सो गवर्नमेंट और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इसके अंदर से हम कॉइन जारी करने लगेंगे। आज के जो हमारे कॉइन्स हैं वो टेक्निकली मेटल करेंसी तो है ही है, लेकिन असल में मेटल करेंसी के बाद वाले एक अगले करेंसी जो कि फिएट होने वाले हैं ये वो भी है। तो ये असल में दो करेंसी टाइप के बॉर्डर्स पे बैठे। ये सिक्के कैसे हैं, ये डेफिनेटली टोकन कॉइन्स हैं, यानी कि आज जो 5 रुपए का जो तुम्हारे पास सिक्का है उसको पिघला करके अगर मेटल निकालोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी 5 रुपी। और इसको फर्दर डिस्करेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि आज के जो कॉइन्स होते हैं वो एक मेटल के हम निकालते भी नहीं है, उसमें क्यूप्रो निकल कई अलॉयज वगैरह डाल के कई मेटल डाल देते हैं कि भाई अगर पिघला भी लोगे तो इसको सेपरेट करना तुम्हारे लिए इकोनॉमिकली कॉस्टली होगा, सो एज टू डिस्करेज कि पीपल ये काम नहीं करें, है ना। आज के समय में अगर हम फुल बॉडी कॉइन्स निकालने लगे या फिर ऐसे कॉइन निकालने लगे जिसका कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या होगा, वो करेंसी चल ही नहीं पाएगा, लोग उसका मेटल के रूप में इस्तेमाल करने लगेंगे क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आज के जो हमारे सिक्के हैं वो ऐसे हैं। देखो आज के जो कॉइन है वो जो है सो हमारे पास जो प्रोविजन है वो है कि 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के कॉइन्स जारी किए जा सकते हैं। और ये कॉइनेज एक्ट 1906 के कंट्रोल होता है। 1906 यानी कि ये ब्रिटिश काल का है। मौजूदा जो अमेंडमेंट है वो 2011 का है। इसमें प्रोविजंस है कि आप मेटल ये कॉइन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे या पिघलाएंगे तो आपको जेल हो जाएगा, और इस तरीके की चीजें जो है वो इसमें पड़ी हुई है। ये जो है सो फिएट मनी भी है, चलते ये लीगल टेंडर है। आगे हम लोग बात करेंगे लीगल टेंडर होने का मतलब क्या है। हमारे पास कॉइन के मिंट्स इंडिया में कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ कॉइन बनाते हैं। मुंबई में है, अलीपुर कोलकाता में है, चेरापल्ली में है जो कि हैदराबाद सिकंदराबाद में पड़ता है, और नोएडा यूपी में है। असल में सिक्कों के ऊपर वो किस मिंट में बना है ये सिंबल के द्वारा उसमें देख सकते हो, ठीक है। सिक्कों के ये जो इस तरीके के जो यहाँ पे स्टार साइन देख रहे हो, ये गोला साइन देख रहे हो, ये असल में मिंट का आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। इतने तरीके के आइडेंटिफायर्स हैं। इतने तरीके के आइडेंटिफायर हैं। गोला वाला है तो ये नोएडा में बना हुआ है। जो हमारे पास स्टार शेप है ये हैदराबाद में बना हुआ है। डॉट ये है तो ये हैदराबाद का डायमंड मिंट में बना हुआ है। बी वाला जो है सो बॉम्बे मिंट में बना है। एम वाला मुंबई मिंट में बना है। इसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट सो यू नो FYI के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सो अलग अलग मिंट्स हैं जो कि तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो मिंट्स वहां पे मेटल ढाल करके हम मनी बनाते हैं। हमारे पास ये जो सिक्के हैं वो कॉइनेज एक्ट से कंट्रोल होते हैं और ये भारत सरकार इशू करता है। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं इशू करता है, ठीक है। ये वाले एक खास तरीके के सिक्के होते हैं। इसमें हमको लगता है कि एक पॉइंट और ऐड कर लो कहीं ऊपर मार्जिन के अलोंग में कि कोमेमोरेटिव कॉइन्स, कोमेमोरेटिव कॉइन्स इसको डिफाइन करो। दीज आर limited edition celebratory coin issued on sentimental value, full stop. Their value is much larger than the face value. ठीक है,
तो कुछ स्पेशल एडिशन के कॉइन्स तुमको देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो 25 रुपए का कॉइन जारी कर रहा है, तो असल में वो लिमिटेड एडिशन जारी करेंगे, 2000 या 5000 करेंगे। तो वो ऐसे कॉइन जो कि बिरसा जयंती के ऊपर इशू किए गए, तो वो कमेमोरेटिव कॉइन हुए, गांधी जयंती पे इशू हो गए, तो वो अलग तरीके के हैं। दे आर नॉट मेंट टू बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो सर्कुलेशन के लिए नहीं इंटेंडेड है। वो जो है सो एक कोई सेंटिमेंटल वैल्यू, एक कलेक्टर्स वैल्यू के रूप में उसको इशू करते हैं। तो दीज आर नॉट रियली सच कॉइन्स। अब आते हैं, लेट्स टॉक फिएट मनी। फिएट मनी और फिएट मनी के साथ में आ गया पेपर मनी। ये जो है सो पेपर मनी है। फिएट मनी में भी हम क्या देखेंगे कि एक एवोल्यूशन होने वाला है। जो पुराने फिएट मनी होंगे वो कागज पे जरूर हैं, लेकिन दे कैरी इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू इस बात से कैरी करता है कि वो 10 रुपए का नोट तभी छापा गया है जब आरबीआई के पास 10 रुपए का सोना मौजूद है। यानी कि द अर्ली नोट्स वेयर गोल्ड स्टैंडर्ड नोट्स, और गोल्ड स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है, वो पेपर का करेंसी तभी छापा गया है जबकि उसके पास उतना गोल्ड का बैकिंग है। तो इसमें क्या हुआ कि आखिर ये ज्यादा रिलायबल है। कहीं पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगा तो तुम क्या देखोगे कि ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा होगा, कि 10 रुपए का नोट चला तो चला, नहीं तो 10 रुपए का नोट लेके आरबीआई के पास जाएंगे, वो हमको इसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट का गोल्ड जो है वो हाथ में पकड़ा देगा। ठीक है, तो अर्ली वाले जो होंगे वो गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन उसके बाद मूव करते करते अभी के समय जहां पे हम हैं ये पेपर स्टैंडर्ड है। आज के नोट वैसे नोट नहीं है कि आरबीआई के पास जाइएगा तो वो आपको कुछ गोल्ड देगा। आज के नोट बस इतना कहते हैं कि आप आरबीआई के पास एक 100 रुपए का नोट लेके जाइएगा तो दूसरा 100 रुपए का नोट आपको दे देगा। ठीक है, तो वो सेम वैल्यू का दूसरे से चेंज करेगा, बट मोर ऑन दैट लेटर, हम लोग आगे इसमें हैंडल करने वाले हैं। फिएट मनी क्या है? देखो, फिएट मनी नेशन स्टेट्स के राइज के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे मेटलिक मनी भी जो है वो नेशन स्टेट का कैरी कर रहे थे, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली नेशन स्टेट के प्रॉपर्टी नहीं थे। यानी कि पहले वाले जो मेटलिक मनी है वो अलग अलग हमारे पास व्यापारियों के गिल्ड, हमारे पास ट्रेडर्स के गिल्ड, इनके द्वारा भी इशू किए जाते थे, बैंक जो है उनके द्वारा भी इशू किया जाता है। फिएट मनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट इज ओनली इशूड बाय द स्टेट, वो सिर्फ राज्य द्वारा होता है। ठीक है, फिएट मनी का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? अ मनी विच कैन बी यूज्ड टू सेटल ऑल ट्रांजैक्शंस एंड डेब्ट एंड कैनॉट बी रिफ्यूज्ड इज फिएट मनी। यानी कि फिएट मनी को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। तो कोई फिएट मनी में अगर पेमेंट कर रहा है तो आप जो है उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? इट कैन बी यूज टू सेटल ऑल डेब्ट्स एंड ट्रांजेक्शन, उसका इस्तेमाल करके आप सभी तरीके के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए एक एग्जांपल दें, आप चाय पीने गए हैं, चाय पीने वाले को कह रहे हैं कि चाय पीने के बाद कि हम तुमको 15 रुपए का डीडी काट दे रहे हैं, चेक काट दे रहे हैं, चाय वाला एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो फिएट मनी नहीं है। ठीक है, वो एक अलग तरीके का मनी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो बैंक मनी है। फिएट मनी कब होगा? जब लेने वाला लेने से मना नहीं कर सकता। तो इट इज बैक्ड बाय द लीगल फोर्स, और लीगल फोर्स ये कहता है कि अगर कोई फिएट मनी में अगर पे कर रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिएट मनी में आज के जो फिएट मनी है उनमें दोनों चीज है हमारे पास। अधिकतर जो फिएट मनी आज के समय इशू होता है वो आरबीआई इशू करता है, लेकिन कुछ फिएट मनी गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है, फिस्कल पॉलिसी वाले भी इशू कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े सीमित होने वाले हैं। और दूसरा चीज क्या है? कॉइन्स जो है वो तो आरबीआई इशू ही नहीं करेगा। कॉइन्स जो फिएट मनी के रूप में देखेंगे तो वो जो है सिर्फ गवर्नमेंट इशू करेगा। कॉइन्स की बात हम लोग कर चुके हैं। लेट्स टॉक नोट्स। नोट की बात करें, ये करेंसी नोट आ गए, कागज पे छुपे हुए नोट। अब नोट और मनी के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या लगता है? नोट और मनी के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये उसके अंदर पड़ता है, ये होल नहीं है। मनी एक आइडिया है, मनी को एक रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैश के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नोट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया में जो टोटल मनी है सभी कैश के रूप में नहीं है।
इंडिया में टोटल मनी का मेजर पार्ट जो रहेगा वो बिना कैश के रूप में सिर्फ एक आइडिया के रूप में, एक लेजर में लिखे हुए नंबर के रूप में होगा, जो एक नंबर एक खाते से दूसरे खाते के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, बाकी फिजिकल कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो मनी असल में कम है। अभी के समय कैशलेस इकोनॉमी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम एक ऐसे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें कि कैश की मात्रा कम हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें मनी की मात्रा कम हो, मनी जो है सो वो दूसरे फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल रहे। तो नोट्स हैं, लेकिन ये जो नोट्स है ये एवोल्यूशन प्रोसेस में, यानी इसके पहले हमारे पास क्या था, मेटलिक मनी था, उसके ऊपर ये आ रहे हैं, तो कुछ एडवांटेजेस होंगे, पुराने वाले के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इसने सॉल्व किए, जैसे कि बल्कि टू कैरी था तो उसको इजियर कर दिया, वो मेटल भारी होता है, कागज हल्का होता है, तो बल्क का प्रॉब्लम हमारे पास दूर हो गया। एक डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम जो पहले भी था अभी भी बना हुआ है। एक प्रॉब्लम जो कि पहले के समय था कि उसका जो है सो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अलाउ नहीं करता है। हम कैश के साथ क्या देखेंगे कि ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अलाउ किया। इसके आने से डिविजिबिलिटी और फंजिबिलिटी का डिग्री थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा ज्यादा वो होता है। लेकिन इसके साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, दूसरा चीज क्या है कि ये जो है सो स्टिल बल्कि टू कैरी अभी के समय भी उतना पोर्टेबल नहीं हुआ। इसके बाद आने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है वो इस चीज को कवर कर देंगे। तुम्हारे पास एक प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में तुम ढेर सारे मनी को स्टोर कर सकते हो, तो वो जो है सो ईजियर हो जाएगा। तो वो एवोल्यूशन के स्टेप में नेक्स्ट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नोट से शुरू करते हैं। नोट जो है वो हमारे पास अधिकांश नोट आरबीआई इशू करेगा, लेकिन गवर्नमेंट भी कुछ नोट्स इशू कर सकता है। गवर्नमेंट का नोट इशू करने का पावर असल में उसी एक्ट से आता है जिससे गवर्नमेंट का सिक्का इशू करने का पावर आया है। ऐसे नोट्स जो हैं वो एक तरीके से सिक्के के बराबर ही हैं। ठीक है, ये कॉइनेज एक्ट 1906 के द्वारा कंट्रोल होता है। अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ सीमित मात्रा में नोट छाप सकता है। 1 रुपए का नोट जो है वो गवर्नमेंट छापता है, पहले छापता था। 2 रुपए का नोट भी पहले छापता था। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोअर डिनोमिनेशन के नोट्स छाप सकता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो छाप सकता है। इन नोट्स में खास क्या चीज होगा जो कि आरबीआई के नोट्स में नहीं होगा। आरबीआई के नोट में जहां आरबीआई गवर्नर का साइन होगा, वहीं इस नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होगा। दूसरा चीज क्या है कि जहां आरबीआई के नोट पे एक आइकॉनिक आई प्रॉमिस टू पे द बियरर का एक प्रॉमिस लाइन लिखा हुआ है, वो इसके अंदर में अवेलेबल नहीं होगा। ये कॉइनेज एक्ट के अंदर में कंट्रोल कर रहा है। तो गवर्नमेंट के जो नोट छापने की ताकत है वो फेयरली लिमिटेड है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम कंट्रोलर्स के रूप में देख रहे हो। गवर्नमेंट अगर मॉनेटरी कंट्रोल करने लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब आरबीआई के ऊपर आते हैं। आरबीआई के नोट छापने की ताकत आरबीआई एक्ट 1934 से आता है। आरबीआई खुद 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक्ट जो है वो 1934 का है। 1938 में स्थिति ये थी कि आरबीआई को पावर था कि वो 1 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता था। 10,000 रुपए तक के नोट भी आते थे, 10,000 का फेस वैल्यू कैरी करने वाले। बाद में इसको चेंज कर दिया गया कि 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छाप कर सकता है। 1995 में फिर चेंज कर दिए कि 2 रुपए वाला नोट जो है सो अब आरबीआई नहीं छापेगा, वो जो है सो गवर्नमेंट वाले कॉइनेज एक्ट के अंदर में दे दिए। ठीक है, आज के समय आरबीआई 10 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। 10 रुपए से नीचे वाले डिनोमिनेशन जो हो जाएंगे वो तुम्हारे पास गवर्नमेंट वाले हो जाएंगे। और आरबीआई जो है वो उसके नोट में आरबीआई गवर्नर का साइन होगा और उसमें आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर वाला एक आइकॉनिक लाइन भी लिखा रहेगा। तो सिंस 1995 जो है सो 2 रुपए का नोट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए, जो आरबीआई छापता था, और वो 10 रुपए का नीचे वो गवर्नमेंट को देके रखे। उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उससे ढेर सारा पैसा छाप सकता है, एक लिमिटेशन है उसके साथ। ये जो आज के नोट्स हैं, इसके अंदर में भी 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सिक्कों को हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं और नोट्स को हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। वो इस चलते क्योंकि सिक्कों से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन सम से ज्यादा का पेमेंट करना हुआ तो सिक्के जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। तो उसमें एक थोड़ा लिमिटेशन है, वो लीगल टेंडर जरूर है। ऐसा थोड़ी है कि एक बोरी सिक्का ले जा करके तुम बोलोगे गवर्नमेंट को लीजिए टैक्स भरने आए हैं, वो बैठ करके
तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो सामने वाले को पता नहीं है कि ये लिमिटेड है, तो वो चाहेगा तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, असल में नोट्स को ट्रेडिशनली हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते थे, वो आज के समय के नोट्स भी असल में लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2017 आया था। इसने क्या किया था कि इंडिया में जहां हमारे पास 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके लिए बोले कि अब आपको जो है सो बैंक मनी, चेक, डीडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, और नोट्स भी जो है वो 2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए आप नहीं कैश में कर सकते हैं। तो टेक्निकली नोट जो ट्रेडिशनली अनलिमिटेड लीगल टेंडर माना जाता था, वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कहेंगे कि वो लिमिटेड लीगल टेंडर हो गया है। ठीक है, एक चीज पे गौर करेंगे, नोट्स को जो है वो हम बैंक नोट भी कहते हैं। बैंक नोट अलग चीज होता है, बैंक मनी अलग चीज होता है। हम लोग आगे देखेंगे, नोट्स को बैंक नोट्स कह रहे हैं, ये अलग चीज है, ये फिएट मनी है, और बैंक मनी एक डिफरेंट टाइप का मनी है। ठीक है, ओके आज के समय कौन कौन से नोट आते हैं और इन नोट्स के बारे में खास क्या है, थोड़ा सा चीज आप देख लीजिए। हमारे पास कौन कौन से नोट हैं, 10 रुपए के नोट है। देखो 2 तरीके के नोट्स अभी के समय सर्कुलेशन में। जो पुराने वाले नोट्स थे उनको महात्मा गांधी सीरीज कहते थे, तो वो जो पुराना 100 रुपए का नोट जो अभी भी तुम चलता हुआ देखोगे वो महात्मा गांधी सीरीज के थे। अभी तुरंत में हमने बदल करके नए टाइप के नोट्स इशू किए हैं, इनको हम न्यू महात्मा गांधी सीरीज बोलते हैं। न्यू महात्मा गांधी सीरीज में जो है थोड़े से ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, साइज जो है उसका थोड़ा छोटा हुआ है। नए 100 रुपए के नोट और पुराने 100 रुपए के नोट के बीच में आप डिफरेंस देख रहे होंगे। तो पुराने वाले को जानना तो जरूरी नहीं है, लेकिन नए वाले जो न्यू महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट्स हैं, इनको और इनके ऊपर जो खास क्या क्या चीज है उनको आप जरा देख लीजिए। 10 रुपए का नोट, इसके ऊपर में जो है सो सन टेम्पल कोणार्क का जो है सो आइकोनोग्राफी है। ये जो है सो 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देव के द्वारा बना हुआ था। आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम लोग जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे होंगे तो कोणार्क के बारे में हम लोग बात करेंगे, सन टेम्पल का। उसके बाद 20 रुपए का नोट हमारे पास है, इसमें एल्लोरा केव्स का फोटो बना हुआ है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसको भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के दौरान में देखेंगे। उसके बाद 50 रुपए का जो नया नोट है, इसमें जो है सो हम्पी के चैरियट का जो है वो एक खास तरीके के टेम्पल्स होते हैं जिनको हम रथ टेम्पल कहते हैं। जब टेम्पल आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये दिखने में रथ जैसा दिख सकते हैं या नहीं भी दिख सकते हैं। रथ टेम्पल्स जो होते हैं वो असल में एक नहीं कई टेम्पल्स के समूह होते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये रथ चल रहा है, एक के पीछे दूसरा रथ, दूसरे रथ के पीछे तीसरा रथ। ये एक टेम्पल का स्टाइल है जो कि हमको साउथ इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर जब पढ़ रहे होंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। 100 रुपए का नोट, 100 रुपए के में रानी का वाव जो है इसका है। ये जो है सो रानी उदयमती जो 11th सेंचुरी में थी, उन्होंने वो एक कॉमन एक वाटर का जगह है जहाँ पे कि मल्टीपल स्टेयर्स बने हुए हैं। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 1-2 इंफोग्राफिक्स हम आजकल में रानी के वाव के ऊपर में हम लगाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। उसके बाद हमारे पास 200 रुपए के नोट हैं, इसमें मशहूर सांची का स्तूप है, एमपी में पड़ता है। ये एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान में भी हमको देखने को मिलेगा और इसमें भी देखने को मिलेगा। उसके बाद 500 रुपए का, इसके अंदर में जो है सो रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले का आइकोनोग्राफी है, शाहजहां ने बनवाया था। आर्ट एंड कल्चर में इसको भी देखेंगे। और फाइनली हमारे पास सबसे बड़ा जो है सो 2000 रुपए का नोट है। इसमें जो है सो हम मंगलयान ऑर्बिटर मिशन का जो सैटेलाइट था उसके फोटो को हम यूज कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में इसके बारे में हमारी बात होगी। ठीक है, तो ये कुछ आइकोनोग्राफी, लेकिन इस आइकोनोग्राफी के अलावा भी नोट्स के ऊपर कुछ सिंबोलॉजी और आइकोनोग्राफी होते हैं। जैसे कि पहला चीज देखिए कि रूपी का सिंबल, ये एक नया डेवलपमेंट आया है। पहले जो है सो RS डॉट करके हम रूपी लिखा करते थे, अब के रूपी में जो है सो हमने एक सिंबल अडेप्ट कर लिया। दुनिया के मेजर करेंसीज का सिंबल है, तो हम चाह रहे थे कि हमारे लिए भी एक सिंबल हो। ओपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया RBI डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 2010 में, और इसमें IIT गुवाहाटी के एक डिजाइन के जो प्रोफेसर रहेंगे D उदय कुमार, उनका एंट्री जीता, कंपटीशन से हुआ था, यानी कई लोगों ने अपने अपने डिजाइन दिए थे, इनका डिजाइन जीता। ये D उदय कुमार का डिजाइन है जो कि आज हम रुपया के सिंबल के रूप में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लायन सिंबल, हमको नोट के ऊपर कॉमन आइकोनोग्राफी देखने को मिलेगा। लायन का सिंबल ये असल में इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम भी है, हमारा राजकीय चिन्ह भी है।
ये जो लायन का एम्ब्लेम है वो अशोक के स्तूप से अशोक के स्तंभ से लेकर के आते हैं, अशोकन पिलर के ऊपर में है। इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, वहां पे एक देखने को लगता है कि सिर्फ एक जानवर है, सिर्फ एक जानवर नहीं है। कोई हमको बता सकता है कि इस लायन कैपिटल में कितने जानवर रिप्रेजेंटेड हैं? हाँ, चलिए ये आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन है, हम लोग उस समय देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है, उसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये मंडूको उपनिषद से लिया गया है। तो एक उपनिषद है एंशिएंट में हमको मिलेगा मंडूको उपनिषद, उसमें ये था कि सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्यमेव जयते उसके नीचे में लिखा हुआ है। तो ये जो है सो रुपी का सिंबल का ये वाला बात रहा, लायन कैपिटल का ये वाला बात रहा। अगला चीज, नोट्स के ऊपर में लैंग्वेजेस जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस नोट्स के ऊपर में जो लैंग्वेज है वो सभी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज हमारे पास कितने हैं? देखो 1950 में शेड्यूल 8 के अंदर में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं, तो उनमें से 1950 में 14 लैंग्वेज हुआ करता था। 67 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए तो सिंधी जोड़ करके 15 लैंग्वेज कर दिए। 92 में 71st सीए किए तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको हम ऐड कर दिए तो 18 हो गए 3। 2003 में 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी और हमारे भाषा झारखंड की संथाली इसको ऐड किए तो टोटल जो है सो 22 लैंग्वेज है। ध्यान में रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस शेड्यूल 8 के अंदर में नहीं पड़ता है, ठीक है। करेंसी नोट पे कितनी भाषा लिखी हुई है? 17 है, 15 हो और हिंदी इंग्लिश, है ना। तो वो 15 लैंग्वेजेस का नाम लिखा हुआ है, प्लस लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, प्लस जो है नोट्स के ऊपर हिंदी और इंग्लिश तो यूनिवर्सली लिखा हुआ है, तो 2 लैंग्वेज जो है वो और हम लोग लेकर के मानेंगे, 17 लैंग्वेज ही इसके अंदर में, ठीक है ना। ओके, तो लैंग्वेज का ये बात रहा। इतना आइकोनोग्राफी है जो कि हमको नोट के ऊपर देखने को मिलता है। अगली बात करें कि नोट्स क्या हैं। नोट्स को हम लोग एक जब इन्वेस्टमेंट सेक्टर देख रहे होंगे तो हम बॉन्ड्स के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जीरो कूपन इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स हैं, है ना। बॉन्ड्स 2 तरीके के होते हैं, कूपन बॉन्ड्स हो या जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये एक जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड और बॉन्ड क्या हो, कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये हम लोग इन्वेस्टमेंट के दौरान में देखेंगे। और दूसरा चीज क्या है कि ये जीरो इंटरेस्ट है, यानी कि नोट को रखे हुए हैं तो दूसरे बॉन्ड की तरह इसका वैल्यू इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि ये बेयरर बॉन्ड है, यानी कि जिसके हाथ में भी है वो वैल्यू ले सकता है, किसी के नाम से इशू नहीं किया गया है। रेस्ट ऑफ द बॉन्ड जो होते हैं वो नेम्ड होते हैं, इसके नाम से हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनोनिमस है। नोट्स में कुछ एसेसिबिलिटी के फीचर्स हैं और कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। सिक्योरिटी फीचर्स के रूप में क्या है कि हमारे पास कुछ ब्लीड लाइंस होते हैं। ब्लीड लाइंस आप हाथ से, अगर आंख से नहीं देख पा रहे हैं तो छू करके जो है वो बता सकते हैं कि हाँ ये इस नोट का वैल्यू कितना है और ये कितना है। उभरे हुए अक्षरों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि 1000 रुपए और 500 रुपए में सर्कल का एक उभरा हुआ निशान है, तो कोई अंधा आदमी हाथ से छुएगा तो वो जो सर्कल महसूस करके ये बोल सकता है। 100 रुपए में ट्रायंगल है, 50 रुपए में जो है सो एक स्क्वायर बना हुआ है। न्यू महात्मा गांधी सीरीज में और भी कई तरीके के हैं, पेंटिंग उभरा हुआ है ताकि पेंटिंग से आप पढ़ सकते हैं छू करके कि हाँ वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये सभी चीजें एक साथ में रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुआ था कि एक मनी ऐप आया था। मनी ऐप आया था, ये तुम्हारे पास 2020 में आएगा। ये मनी का पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये आरबीआई ने इशू किया था। इस ऐप को पॉइंट कीजिएगा नोट पे तो ये नोट पर कितने रुपए का है वो बोल के बता देता है। ये फेक करेंसी और रियल करेंसी के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, तो उसको आप जाली करेंसी या स्क्रीन के ऊपर नोट दिखा के भी देखिएगा तो बोल करके बता देगा कि ये इतना रुपए का नोट है। वो सिर्फ एक एसेसिबिलिटी फीचर है, एक सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ठीक है। दूसरा एक रोशनी ऐप आईआईटी रोपड़ द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी जो है सो एसेसिबिलिटी के ऊपर था कि जो देख नहीं सकते हैं वो नोट को पहचान पाए, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट सर्कुलेशन में कौन कौन से नोट चल रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए साइड के टॉपिक्स ये वाले चीज रहे। अब आते हैं नोट प्रिंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए कि नोट प्रिंटिंग के 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं। देखो
जो आज के समय नोट पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, और जो सबसे अर्लीस्ट नोट्स पे लिखा हुआ होता था आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, इन दोनों में स्टेटमेंट एक है लेकिन दोनों का मतलब बदल गया है। जैसा कि तुम लोग को हम अर्ली बैंकिंग का एवोल्यूशन के बारे में बोले थे कि कैसे हम करें कि हमारा एक तुम आकर के हमारे पास मेटल करेंसी जमा किए, हम तुमको पेपर में एक प्रोमिसरी नोट इशू कर दिए, तुम ये नोट लेकर के गए, तो वो जो नोट लिखा हुआ था उसका उसमें पेपर एक फिजिकल एसेट से बैक था, यानी कि वो एनी टाइम जो है उस फिजिकल एसेट को से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि वो इंट्रिंसिक था। वो नोट्स जो थे वो इंट्रिंसिक वैल्यू क्लियर करते थे। शुरुआत में जो नोट प्रिंटिंग होगा वो ऐसे ही होगा। अब यूजुअली जो दुनिया में सबसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल या यूनिवर्सली डिमांड में जो मेटल है वो गोल्ड है। तो जो अर्ली फेज के जो नोट प्रिंटिंग हुआ करते थे, अमेरिका में हो रहा है, यूके में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, तो ये जो है सो गोल्ड स्टैंडर्ड पे प्रिंट किया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है कि यूएस का फेडरल रिजर्व $1 तभी छापेगा जब उसके तिजोरी में 40 ग्रेन अतिरिक्त गोल्ड जो है, ग्रेन जो है वो छोटी इकाई है जैसे रत्ती उत्ती जो हम नापते हैं, तो 40 ग्रेन गोल्ड जब तक नहीं होगा तब तक $1 नहीं छापेगा, यानी कि 40 ग्रेन ऐड करेगा अपने रिजर्व में तब $1 सर्कुलेशन में करेगा। अब ये जो डॉलर जा रहा है इस पे लिखा हुआ है जो आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, इसका मतलब क्या है कि नोट बेयरर अगर कभी आकर के आरबीआई ये फेडरल रिजर्व से मांगे तो एक के बदले में उसको 40 ग्रेन उसको गोल्ड देना पड़ेगा, है ना। 1 पाउंड का जो है सो बीच में चला करता था वो 73 ग्रेन गोल्ड था। ये गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम चल रहा था। अब गोल्ड स्टैंडर्ड का कुछ बेनिफिट था। गोल्ड स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या था कि ये इंटरनेशनल ट्रेड और एक मनी का दूसरे मनी में एक्सचेंज, इसको जो फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ये पॉसिबल बनाता था। पॉसिबल कैसे बनाता था? अगर हमको पता है कि एक यूएसडी इतना गोल्ड के बराबर है, 1 रुपया इतना गोल्ड के बराबर है, तो एक यूएसडी और रुपया के बीच का कन्वर्जन वैल्यू हम फिक्स रूप से निकाल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड तो दोनों के लिए एक ही चीज पड़ा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल करो कि एक यूएसडी 22 ग्रेन गोल्ड पे बना था, एक आईएनआर अगर मान लो कि हमारे पास एक आईएनआर 113 ग्रेन गोल्ड पे अगर छपता था, तो हम आईएनआर और यूएसडी के बीच में फिक्स इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, ये फॉरेक्स रेट निकाल सकते हैं। वो क्या है कि एक आईएनआर बराबर 4.8 यूएसडी, यानी कि इस सिस्टम में एक स्टेबल और फिक्स्ड फॉरेक्स चलेगा, यानी कि फॉरेक्स में बहुत फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आज के समय जो तुम देखते हो कि डॉलर और रुपया के बीच में कहानी रुपया 80 रुपया चला गया है $1 के बराबर, कभी किसी दिन 75 चला गया, तो ये फ्लक्चुएशंस हमको इस सेटअप में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक फाइनाइट अमाउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो एक कॉमन स्टैंडर्डाइजेशन ये इनेबल करता था। सिस्टम काफी समय तक ये पॉपुलर रहा पूरे दुनिया में, बल्कि आईएमएफ वगैरह जो है वो शुरुआत में गोल्ड स्टैंडर्ड पे खुद आईएमएफ काम कर रहा है। तो फॉरेक्स एक फिक्स्ड फॉरेक्स के रूप में दुनिया में काम चल रहा है कि इतना इससे कन्वर्ट होता है, इतना इससे कन्वर्ट करता है। प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर वही जहां गोल्ड और मेटल के लिए लिमिटेशंस आ जाएंगे, वो चीज यहाँ पे ही आ जाएंगे। यानी कि आप जो मेटल करेंसी में जो आपके लिमिटेशंस थे, आप क्या देखेंगे कि फिएट मनी में भी आने लगेगा। अगर आपकी सीमा ये है कि आप नोट तभी छाप सकते हैं जब उतना आपके पास फिजिकल गोल्ड होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर गोल्ड का अगर नोट छापने की रफ्तार बढ़ानी है तो आपको गोल्ड का प्रोडक्शन रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। तो ये जो है सो वर्ल्ड वार के दौरान में और ये इस दौरान में हम क्या देखेंगे कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो फ्लॉप कर जाएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम होना जो है सो बंद हो जाएगा। उसके जगह पे जो आया वो आया पेपर स्टैंडर्ड। अब पेपर स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है कि एक जो सेंट्रल बैंक जो करेंसी प्रिंटिंग का अथॉरिटी है, वो बिना किसी गोल्ड बैकिंग के, बिना किसी फिजिकल एसेट के कंप्लीटली टोकन फिएट मनी छाप सकता है, और उस पे लिखा हुआ जो आई प्रॉमिस होगा उसका मतलब पहले वाला नहीं होगा। अब जो नोट पे लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है सो गोल्ड हमको देगा, इसका मतलब ये है कि सिमिलर वैल्यू का दूसरा फिएट मनी हमको दे देगा। तो हम एक नोट लेकर के जाएंगे तो हमको दूसरा नोट पकड़ा देगा, कोई फिजिकल गोल्ड नहीं होगा। ये करेंसी सिस्टम जो है दुनिया में पॉपुलर होगा। अब इस करेंसी सिस्टम में पहले वाले करेंसी सिस्टम की तरह फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं था।
तो ये क्या हो रहा है, ये एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम हो रहा है। यानी कि अब क्या हो सकता है कि एक इकोनॉमी हो सकता है कि ढेर सारे नोट छाप दे, एक दूसरा इकोनॉमी हो सकता है कि कम छाप दे, तो उनके दोनों नोट्स के डिमांड और सप्लाई अवेलेबिलिटी के आधार पे अब हम एक्सचेंज रेट तय कर रहे हैं। और चूंकि ये अवेलेबिलिटी दिन रात में बदलने वाला है, तो हम क्या देखेंगे कि जो एक्सचेंज रेट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। फ्लोटिंग पॉइंट समझते हो, फ्लोट इंटीजर, हाँ, फ्लोट को फ्लोट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा दिखता है। डेसिमल्स ऐसे दिखते हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है वो फ्लोट कर रहा है, कभी यहां जा रहा है कभी यहां जा रहा है। तो इस तरीके के इस नंबर सिस्टम को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम कहते हैं। तो फ्लोटिंग कहने का मतलब क्या है कि वो अपने आराम से बह रहा है और मार्केट में एक पार्टिकुलर करेंसी का कितना अवेलेबिलिटी है, दूसरे करेंसी का कितना अवेलेबिलिटी है, डिमांड सप्लाई के फोर्सेज उसको डिसाइड कर रहे हैं कि फॉरेक्स कितना होगा। तो ये जो आज के समय हमारे पास रिजीम चलता है, वो जो है सो फ्लोटिंग पॉइंट रिजीम का ही एक एक्सटेंशन है। तीसरा तरीके का रिजीम पॉसिबल है जो कि आज हम यूज करते हैं, वो है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग कहने का मतलब क्या हुआ, देखो फिक्स में क्या हुआ कि हमने फिक्स कर दिया कि $1 बराबर ये ₹1 बराबर लेट्स से कि $0.25 अगर हमने फिक्स कर दिया तो ये हमेशा यही होने वाला है। अगर फ्लोटिंग कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कभी भी कुछ भी बदल सकता है, एनी वैल्यू कैरी कर सकता है। एनी वैल्यू कैरी करने वाला फ्लोटिंग सिस्टम एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज रखता है। वो क्या है कि ये एक मार्केट वोलेटिलिटी लेके आएगा। तुम नहीं जानते हो कि रुपया और डॉलर का कन्वर्जन रेट क्या कल होने वाला है। तो मान लो कि आज तुम कुछ सामान खरीदे, आज एक अलग रेट पे खरीदे, कल कुछ अलग रेट है, परसों कुछ अलग रेट है। तो ये मार्केट और इकोनॉमी के लिए इतने अनसर्टिनिटी का होना अच्छा नहीं है, ट्रेड्स जो है वो बाधित होंगे। तो आज के मॉडर्न इकोनॉमी जो फॉरेक्स सिस्टम यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग का एक्सटर्नल सेक्टर में डिटेल टॉक होगा कि फॉरेक्स सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करते हैं। लेकिन वो जो फॉरेक्स सिस्टम आज हम यूज करते हैं उसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। मैनेज फ्लोटिंग कहने का मतलब क्या है, हम एक बैंड डिसाइड कर देंगे कि ₹60 से लेकर के ₹120, और इस बैंड के अंदर में उसको मार्केट में फ्लोट करने देंगे। यानी कि अंदर में डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज करें, जैसे ही वो बैंड के लिमिट्स को ब्रीच करता है तो फिर आरबीआई स्टेप इन करेगा और उसको जो है सो करेक्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो आज की जो सिस्टम है वो असल में फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम का एक यूनिक सिंथेसिस है, जिसमें कि दोनों के गुड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। नोट्स के साथ जुड़ा हुआ एक और मामला जान जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बहुत लोकप्रिय रहा था, या अलोकप्रिय रहा ये भी कह सकते हैं। 2016 में 2016 में फाइनेंशियल वर्क डिपार्टमेंट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वो 500 और 1000 रुपए के एसबीएन स्पेसिफिक बैंक नोट को, जो कि महात्मा गांधी सीरीज से बिलोंग करते हैं, उनको सर्कुलेशन से बाहर हटाना चाहता है। ठीक है, अब देखो सर्कुलेशन से बाहर हटाना और डिमोनेटाइजेशन दो अलग चीज है। डिमोनेटाइजेशन क्या कहने का मतलब होता है, हमको सर्कुलेशन से बाहर हटाना है, यानी कि उस नोट को हम निकाल करके इकोनॉमी से बाहर करना है। ये काम हम कई रूप में कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ सर्कुलेशन से आउट करना 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी कि नीचे किसी के पास अगर बचा रह गया तो वो स्टिल वैल्यू कैरी करता है, क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। अब आई प्रॉमिस यानी कि ये आरबीआई गवर्नर का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो जो है सो उसका वैल्यू रखेगा। यानी कि नोट को सर्कुलेशन से हटाना है तो हमको दो काम करना पड़ेगा। पहला, नोट का जो टेंडर वैल्यू है, उसका जो लीगल वैल्यू है वो हटाना पड़ेगा, यानी कि उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर मीनिंगलेस हो जाए, ताकि लायबिलिटी चली जाए। और दूसरा बात क्या है, ऐसे नोट्स को सर्कुलेशन से हटाना भी होगा। तो दो काम करना पड़ेगा, है ना। तो डिमोनेटाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ था, उससे पहले हमारे पास कुछ नोट्स को 1946 में भी, कुछ 78 में भी हम डिमोनेटाइज किए थे, यानी नोट्स के मॉनेटरी वैल्यू को खत्म किए थे। वो फिर उसके बाद सिर्फ एक पेपर के टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो चीज। पहला चीज है कि हमको वो जो प्रॉमिस है उसका वैल्यू हमको हटाना पड़ेगा, और दूसरा चीज क्या है कि इसको सर्कुलेशन से बाहर निकालना होगा।
इसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले 2006 में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किया जिसने कि इस नोट पे लिखे हुए जो वो वादा है उसका लीगल लायबिलिटी खत्म करता है। तो ऑर्डिनेंस एक तरीके का लॉ है, टेक्निकली लॉ नहीं है लेकिन वो लॉ का इफेक्ट रखता है। वो कभी जल्दी से अगर लॉ बनाना पड़ा तो प्रेसिडेंट अपने मन से निकाल सकता है, वैसे लेटर फेज में उसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरना होगा। ठीक है, तो कुछ काम तुरंत करना है तो खट से कर दिए। ये काम चूंकि बिना किसी को भनक लगे आपको तुरंत भर में इंप्लीमेंट कर देना है ताकि लोग जो है सो कुछ और आफ्टर थिंकिंग नहीं कर पाए। इस चलते आप क्या देखें कि लॉ लाते तो लोग को पहले से पता होता है, पार्लियामेंट में बहस होता है, ये होता है, तो आपने पहले क्या किया कि सीधे ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस ले आए, उसके बाद जो है सो हमारे पास फाइनली उसको बजट 2017 में बिल के रूप में पास भी कराए, यानी कि वो हो गया। और वो क्या हुआ? एसबीएन सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017। ये एक्ट क्या करता है कि 500 और 1000 रुपए के महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट सर्कुलेशन में है उनका जो उस पर लिखा हुआ वादा और उनका जो लीगल वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आरबीआई की ये चल जाएगी। उसके बाद उसके अंदर में कुछ प्रोविजन भी डाले थे कि अगर पुराने वाले नोट्स को आप यूज करते हुए पकड़े जाएंगे या आपके पास मिलेंगे तो वो ऑफेंस के रूप में ट्रीट करेंगे, और इसके लिए जो है सो हम क्या कहते हैं कुछ पेनल प्रोविजंस भी रखे कि हमारे पास दंड क्या होने वाला है। कुछ लिमिटेड रेशनल रूप में पुराने नोट्स को रखे जा सकते हैं। उसमें क्या है कि जैसे कि अगर एक आदमी अपने हॉबी के रूप में अगर कुछ पुराने नोट रखना चाहता है तो ऐसे बैंड 10 नोट्स मैक्सिमम रख सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई एक ऐसा कलेक्शन बनाना चाहता है जैसे कि म्यूजियम वगैरह में, तो उसके लिए 25 बैंड नोट्स को यानी ये वाले नोट्स को रख सकता है एट मोस्ट। पनिशमेंट क्या होगा कि आपको जो है सो या तो आपके पास से जितना नोट मिला है उसका 5 गुना या फिर 10,000 रुपए, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ठीक है, दोनों में से जो भी ज्यादा हो तो ये आपके ऊपर लागू होगा। नोट बैन के दौरान में इंडिया में काला धन का एक बात बोले थे, काला धन निकला, गलत बात भी तो नहीं बोले थे, लेकिन काला धन जहां से सोचे थे वहां से नहीं निकला। काला धन कहां से निकला? हमारे घर के महिलाओं के पास से निकला। ठीक है, तो जो लेडीज लोग जो छुपा छुपा करके नोट रखे थे नोट बैन के चक्कर में, वो काला धन निकला। बात क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ एक रैशनल दिया कि हाँ भाई हम काला धन के लिए करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक रैशनल दिया कि ये टेरर फाइनेंसिंग को कर्व करेगा। उन्होंने ये रैशनल दिया कि शायद इससे जो है सो फेक करेंसी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। रैशनल जो भी है काम किया नहीं किया, इसने कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए, इशू भी रहा, लेकिन द ओनली पॉजिटिव यू कैन गेट आउट ऑफ दिस प्रोसेस वो ये क्या है कि इस एक्सरसाइज ने इंडियन इकोनॉमी के रोबस्टनेस को टेस्ट कर लिया। इस तरीके का मास स्केल में इकोनॉमी से मनी को निकाल करके उसको रिप्लेस कर देना एक ह्यूज कंसिक्वेंस क्या रखता है, जो हुआ वो कुछ भी नहीं हुआ। थिंग्स कुड हैव गॉन मच वर्स। तो ये क्या दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी इस तरीके के रिशफलिंग को भी बर्दाश्त कर पाया, यानी कि ये रोबस्ट है, इसकी सेहत और इसका हेल्थ जो है वो ठीक है। ठीक है, तो पहला चीज ये रहा। दूसरा एक और काम क्या करना पड़ा कि हमको सर्कुलेशन से निकालना है। सर्कुलेशन से निकालने का क्या तरीका है कि भाई लोगों को बोले कि आप जाकर के बैंक में जमा कीजिए, और उस समय सीआरआर हम बढ़ा करके कर दिए 100%। अब बताइए सीआरआर को 100% करने का मतलब क्या कर रहे हैं? आरबीआई के टूल्स का यूज किया गया, यानी कि वो जो डिपॉजिटर का पैसा आया है वो फर्दर लोन में सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, और बैंक लेवल पे जो है उन नोट्स को रिप्लेस कर दिया गया, लोगों के पास ये हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से डिमोनेटाइजेशन का एक्सरसाइज हुआ और पेपर मनी के साथ जुड़ी हुई इतनी सारी बातें। ठीक है, आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिएट मनी तक एवोल्यूशन में चले हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए बैंक मनी, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और ये सभी देखते हुए हम लोग क्रिप्टो तक जाएंगे। आज जो नया इवॉल्व करता हुआ करेंसी हमारे पास आ रहा है वो क्रिप्टो होने वाला है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में किसी के पास कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछ ले, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमारा एजेंडा आगे का क्या है? अगला इकोनॉमी हमारे पास कब पड़ रहा है? अगला इकोनॉमी कब पड़ रहा है? 27 को।